मित्रों देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वीज़ा की बात बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सारे डिटेल दूंगा पेशेंस के साथ में और अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। सचमुच मज़ा आ जाएगा अगर इसमें से आप एलिजिबल हैं। मैं सारे क्राइटेरियाज़ को इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। स्किप वगैरह मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो वीडियो वही लोग देखें जो सचमुच अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या किसी ऐसी कंट्री में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ही मैं इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूं, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीज़ा का नाम है 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। इसके सारे डिटेल बताता हूं और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो मित्रों, इस वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, डिमांड लिस्ट होती है। तो पहले तो आप देखें कि क्या आप उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा, चूँकि ये जैसा कि मैंने बताया कि फैमिली स्पॉन्सर्ड है, तो जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर में कौन कौन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या फर्स्ट कजिन्स हो सकते हैं, मतलब जिनके साथ में आपका डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन है, सिस्टर एंड ब्रदर्स हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति आपका ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, एज आई सेड कि ये रीजनल वीज़ा है, तो वो 4-5 जो यहाँ के बड़े शहर हैं जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मतलब इन शहरों के अलावा कंट्री साइड में रहता हो, रीजनल एरिया में रहता हो ऐसा कोई परिवार, और वो कोई ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा ही हो, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। जो व्यक्ति आपका जो रिलेटिव यहाँ रहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो 18 साल से ऊपर उनकी आयु होनी चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हो, या फिर अगर सिटीजन नहीं है तो पीआर हो। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा जो होल्ड करते हों, या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, मतलब वो व्यक्ति न्यूजीलैंड का सिटीजन हो और ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया में रह रहा हो, आपका रिश्तेदार हो। तो ये सब लोग जो हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सारी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, अच्छा, जब आप ऑस्ट्रेलियन डिमांड लिस्ट या ऑक्यूपेशन लिस्ट देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक लिस्ट है और दूसरी हर स्टेट की अपनी भी लिस्ट होती है। कुछ तो हैं जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसी को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट्स हैं उनकी अपनी खुद की भी डिमांड लिस्ट होती है। अब जिस स्टेट में काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ जिसकी कमी है, उसके हिसाब से वो ऑक्यूपेशंस की जो है लिस्ट होती है। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या आपने इस फील्ड में काम किया है जो भी इस लिस्ट में ऑक्यूपेशंस हैं, या फिर उससे रिलेटेड आपके पास में कोई एजुकेशन है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी जब आप अपनी चेक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास में उस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन भी होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये अगर सब चीज़ें आपकी मैच करती हैं तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि फिर एप्लीकेशन देने से पहले आप अपने पॉइंट्स चेक करें, क्योंकि इस वीज़ा के लिए 491 रीजनल फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा है। तो इसके लिए मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पर हर पीआर के लिए जो है तो पॉइंट सिस्टम होता है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। तो आप देखें कि आपको 65 पॉइंट्स इसके लिए कम से कम मिनिमम पॉइंट्स चाहिए। तो अगर आपके पास में 50 पॉइंट्स हैं आपके एजुकेशन से, आपकी एज से, आप शादीशुदा हैं, या आप इंग्लिश की जो भी मैं सब डिटेल बताने वाले, इन सब चीज़ों को मिला करके अगर आपके 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ है जो कि आपको स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी है, तो फिर 15 पॉइंट उनके मिल जाते हैं, तो 65 हो गए। लेकिन यहाँ एक टेक है छोटा सा, वो ये कि 65 पॉइंट्स उन्होंने रखा ज़रूर है क्राइटेरिया, लेकिन अगर आपके पास में 65 पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो ये मतलब वीज़ा दिलाने में, इस वीज़ा को दिलाने में जो कि है 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, इसमें ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करें कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, पर 65 अगर हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आपके पास में डिग्री और वर्क
सब कुछ मैच कर जाता है इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में कि मतलब आपका प्रोफेशन सपोज़ न्यू साउथ वेल्स में हूँ, सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है और मैं भी यहीं रहता हूँ, और आपका कोई जानने वाला सिडनी के बाहर किसी भी छोटे शहर में और गांव देहात में, अब यहाँ गांव देहात इंडिया जैसा नहीं होता है, यहाँ के छोटे शहर भी बिल्कुल डेवलप्ड ही होते हैं, वहाँ कोई रहता है और उसकी लिस्ट आपने देखी, उसमें 50 टाइप के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये मतलब हर तरह के लोग हैं, और उसमें से आपने देखा कि आपका जो ऑक्यूपेशन है जिसमें आपने पढ़ाई कर रखी है उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वो वहाँ पर मेंशन है, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखिए हर फील्ड की एजुकेशन के लिए, हर फील्ड के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडीज़ हैं। इन बॉडीज़ में आपको अपना स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा, और जब वो स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आपको मिलेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास में डिग्रियाँ होती हैं या तो फेक होती हैं, वो ऐसे रिकग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं जहाँ से आपकी डिग्री है, या कुछ तो फर्जी पेपर भी बनवाते हैं, तब फिर उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये स्किल असेसमेंट होता ही इसलिए है कि यहाँ पे आपको बराबर जांचा परखा जाए कि भाई आप कोई चीज़ फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो नहीं यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपका ऑफ कोर्स इस वीज़ा के लिए मेडिकल भी होगा, और मेडिकल भी ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के आप अपना मेडिकल एग्जामिन करवा लिए और सर्टिफिकेट लगा लिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ अपने अटैच्ड डॉक्टर या मेडिकल सेंटर्स हैं, वो उसकी आपको लिस्ट मिलती है, तो क्योंकि उनको पता रहता है कि इस मेडिकल असेसमेंट में उनको क्या क्या चीज़ें आपकी एग्जामिन करनी होती हैं, तो वो रिपोर्ट बना करके डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट को ही भेजती है, तो वो आपको अपना मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। और साथ में मेडिकल के ही साथ साथ आपको पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट समझ लीजिए, वो भी आपको इसके लिए सबमिट करना पड़ेगा। अब जो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें, एक साथ तो होता नहीं है कि आपने आज मेरा वीडियो देखा या कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और इमीडिएट जा करके आप अप्लाई कर दें, तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से रखिएगा, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने पेपर्स में, ताकि फिर बाद में आपको कोई चीज़ भूले नहीं। सारे पेपर जब आपके रेडी हो गए, आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट रिपोर्ट आ गई, वो सर्टिफिकेट भी हो गई, तब फिर आपको क्या करना है कि आपके जो रिलेटिव रहते हैं, और रिलेटिव का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, फर्स्ट कजिन, इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। बाकी तो आप जब वीज़ा के डिटेल्स देखोगे 491 इनकी वेबसाइट में जा कर के, तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी आपको पता चलेंगी, तो और क्लैरिफाई हो जाइए आप। और उसके बाद में उनका भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि उनका पासपोर्ट भी चाहिए रहेगा, कहाँ रहते हैं, चूँकि वो भी, हाँ यहाँ ये बता दूँ आपको कि वो स्वयं भी रीजनल एरिया में ही रहते होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिडनी में रहते हैं तो आपको रीजनल एरिया के लिए, रीजनल वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सर कर सकें, नहीं, उनका भी कहीं ना कहीं रीजनल एरिया में ही होना चाहिए। जिस स्टेट में आपका ऑक्यूपेशन मैच हो रहा है इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में, उसी स्टेट में और उसी रीजनल एरिया में आपके रिलेटिव्स का होना ज़रूरी है। तो उनका पासपोर्ट लगेगा और उनका रेजिडेंस प्रूफ लगेगा, यानी एग्रीमेंट होता है वो है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और अगर सिटीजन है तो सिटीजन सर्टिफिकेट लगेगा, पीआर हैं तो पीआर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिससे कंफर्म हो सके, और प्लस उनका जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें उनका खुद का सिग्नेचर होता है कि भाई हाँ, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स में वो ये डिक्लेयर करेंगे कि आपका उनके साथ में रिश्ता क्या है, और वो आपको क्या सचमुच स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो उनका अपना स्टेटस कि वो पीआर हैं या सिटीजन है या वो न्यूजीलैंडर हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिस तरह से प्रमाणित हों उसके डॉक्यूमेंट्स उनको भी देने पड़ेंगे। वो स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति के साथ में आपका क्या रिश्ता है, इसके लिए भी या तो सेल्फ डिक्लेरेशन या तो एफिडेविट वगैरह आपको बना करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स जो हैं तो जेन्युइन होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर क्या उनकी जाँच तो होती ही होती है, डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से स्ट्रिक्टली जाँच होती है, और अगर फ्रॉड पाए गए तो भविष्य में भी आप फिर कुछ अप्लाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मैच करें। हाँ, इसमें इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मैं अपने सभी वीडियोज़ में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक और सेल्फ डिक्लेरेशन किए देता हूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपका कोई वीज़ा करवा के नहीं दूंगा, मैं केवल इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दिया करता हूँ। और इसके बावजूद कहता हूँ कि आप स्वयं भी वेबसाइट में जा कर के चेक कीजिए, या फिर ऑथराइज्ड किसी एजेंट के साथ में आप बात करके उनके साथ में सब चीज़ें डबल चेक कर लीजिए और उसके बाद में ही आगे बढ़िए। केवल मेरा वीडियो देख करके ही आगे आपको नहीं बढ़ना होता है। मैं अपने सभी वीडियोज़ में बात बताता हूँ कि इंग्लिश एकदम कंपलसरी है।
इसमें मिनिमम बैंड्स जो आपको इंग्लिश के चाहिए वो 6 बैंड्स चाहिए, लेकिन अगर आप 6 बैंड से ऊपर 7 या 8 बैंड्स तक पहुंच जाते हैं तो आपके जो पॉइंट सिस्टम है, इस पॉइंट सिस्टम में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको 65 पॉइंट्स तो मिनिमम चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मतलब चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रॉपर कर पाते हैं और अप्लाई करते हैं तो इस वीज़ा के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह का PR ही है। 5 साल का ये वीज़ा मिलता है, 3 साल के बाद में आप यहाँ पर डायरेक्ट PR का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, इस वीज़ा के मिल जाने के बाद में आपको बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे दूसरे PR वालों को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको मेडिकेयर कार्ड मिल जाता है, ताकि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत, मेडिकल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप अपनी खुशी से लेना चाहें, जैसे हम लोगों ने भी ले रखा है, हमारे पास तो मेडिकेयर कार्ड है लेकिन हमने फिर भी ले रखा है। क्योंकि मेडिकेयर कार्ड में कुछ चीज़ें कवर होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो वो उसकी उतनी ज़रूरत शुरू में होती नहीं है वैसे। तो मेडिकेयर कार्ड की सुविधा मिल जाएगी उसमें, प्लस कुछ और भी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पर देती है इस वीज़ा होल्डर के लिए। इसमें विशेषता क्या है कि इन जनरल जो है तो 35 ईयर्स के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को PR वगैरह अप्लाई करने के लिए जो है तो एलिजिबिलिटी है, पर इस वीज़ा में आपकी एज जो है 45 ईयर्स तक हो सकती है, 45 साल तक के आप हो सकते हैं, ध्यान रखिए। और देखिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इस तरह के वीज़ाज़ को, या फिर कोई एम्प्लॉयर करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ एम्प्लॉयर के बजाय आपकी फैमिली भी जो है आपको स्पॉन्सर कर सकती है, बहुत बड़ी बात है। जनरली जो है तो इस तरह की चीज़ें सबको मिलती नहीं। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव रह रहा हो, देखिए दूर का भी हो, अच्छे से उनके साथ रिलेशन बनाइए। फेक रिलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप भी आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी कि हाँ आप सचमुच उनके रिलेटिव ही हैं, आपका ब्लड रिलेशन है, या जो भी मैंने बताया उस क्राइटेरिया में आप आते हैं। तो अगर ये मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो अब आप सब चीज़ों को चेक कीजिए। मैं वेबसाइट का आपको लिंक इसमें अपने वीडियो के साथ में डाल दूँगा, उसको देखिए और उसमें जा कर के 491 फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा का डिटेल्स आप उसके पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो जो मैंने बताए हैं, जनरली यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने होते हैं, वो सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए। अच्छा, इसमें आप अपने फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ या आप लड़की हैं और मतलब फीमेल हैं और आप एप्लीकेंट हैं, तो आपके हस्बैंड, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो यू कैन ऐड योर किड्स एज वेल। तो पूरी फैमिली का इसमें जो है तो फ़ायदा हो सकता है। तो अब अगर आपको लगता है कि आप इनकी किसी भी ऑक्यूपेशन लिस्ट में से जो भी फील्ड्स हैं उसमें किसी में भी मैच करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन मैच करता है, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। बंधुओं, आगे बढ़िए, मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप भी ऑस्ट्रेलिया आइए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, तो मुझे लगता है एक शांति प्रिय और मेहनतकश लोगों की कंट्री है। अगर आपको अपना यहाँ पर भविष्य बनाना है, अपना करियर बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वक्त तो यार डिमांड लिस्ट जो भी इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आप कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बात बताऊँगा जुगाड़ वाली, कि आप इनकी 4-5 साल की अगर पुरानी लिस्ट आप देख लें, इनकी फेडरल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी गो थ्रू करना पड़ेगा, सब थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। देखें कि कौन सा ऑक्यूपेशन है जो रेगुलर बेसिस पे हर साल रहता है, क्योंकि ये हर साल जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट चेंज होती रहती है। बिकॉज ये डिपेंड करता है ना कि उस स्टेट को किस तरह के वर्कर्स चाहिए, किस तरह के लेबर्स चाहिए, किस तरह के कर्मचारी चाहिए। तो अगर इस साल कोई नए टाइप के लोग चाहिए तो हो सकता है पुराने वाले फुलफिल हो गए हों तो उनको हटा दिए जाएं। तो ये अपडेट होती रहती हैं हर साल। तो देखिए, कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो हर साल लगभग वो होते ही हैं इनकी लिस्ट में, तो वो देख लीजिए और उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अपनी कुछ स्टडी कर लीजिए, कुछ साल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए। अपनी अगर अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है आपकी तो इंग्लिश इम्प्रूव कर लीजिए। साल 2 साल का टाइम लेके कुछ पैसे इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑफ कोर्स पूरे प्रोसेस के पैसे वगैरह लगेंगे। इसके बाद में कोई अच्छा जेन्युइन सा कोई जो अथराइज्ड और अच्छा सा एजेंट है, अगर आप डायरेक्ट कैपेबल हैं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर सही एजेंट के साथ आप प्रोसेस करें तो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी ये सब पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप साल 2 साल 3 साल की अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और चूँकि वो ऑक्यूपेशन पिछले कई सालों से अगर चला रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे भी वो ऑक्यूपेशन इनकी इस डिमांड लिस्ट में रहेगा, वो चाहे स्टेट की हो और चाहे सेंट्रल की हो, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की हो। तो आप फिर
खुद भी तैयारी करके 2 साल बाद भी अप्रोच कर सकते हैं या 3 साल बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं, अगर अभी आप 45 साल से अंदर के हैं तो, या फिर आपका पार्टनर 45 साल के अंदर है। क्योंकि जब वो पॉइंट्स हैं तो आपके स्पाउस के भी पॉइंट्स मिलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के भी मिलते हैं, आपकी डिग्री के भी मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को मिला जुला करके मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश के जितने हो सके अधिक से अधिक बैंड्स जो हैं अचीव करने की कोशिश करें। तो ये था बंधुओं फैमिली स्पॉन्सर्ड 491 वीज़ा, जो कि रीजनल एरिया के लिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ आप आ गए तो पर्टिकुलर जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं उसी गांव खेड़े या उसी कस्बे में या उसी रीजन में आपको रहना है। ये 4-5 बड़े नगरों को छोड़ करके आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में से कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, पर रहना आपको रीजनल एरिया में ही रहेगा। और वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के 4-5 शहरों को छोड़ दें तो पूरा का पूरा देश ही जो है तो रीजनल उसमें बसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कोई दूसरा वीज़ा नहीं हो सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कुछ इफ़ और बट नहीं है। आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कीजिए। मेरी फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाएं हैं मित्रों कि आपको ये वीज़ा मिले। और अगर आप में से किसी ने इस वीज़ा को ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है या कोई प्लान कर रहा है या किसी को जो मैंने बताया है इन चीज़ों मतलब ये सारी चीज़ें उसकी मैच कर रही हों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको स्पेशली शुभकामनाएं दूंगा। अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूं यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे मिल करके। और अगर आप चाहेंगे तो मैं तो आपके साथ में वीडियो भी बनाऊँगा। मैंने 1-2 लोग नहीं, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 लोगों के साथ में बनाया हुआ है। तो बस यही कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी मित्रों। और अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा है या ये जितना भी देखा है, आप सभी बंधुओं को दिल से हृदयपूर्वक धन्यवाद। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये है पैरामाटा स्क्वायर और यहाँ पर वेंसडे को ये लगती है मार्केट। तो यहाँ लोकल लोग हैं, देखिए सामने जैसे फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए हैं। इधर भी आप देखिए सब लोकल वेंडर्स हैं जो जिनकी शॉप्स, कई बार तो इनमें से लोगों की शॉप्स नहीं होती हैं, ऐसे ही मार्केट वगैरह में जा कर के वो अपना स्टॉल्स लगाते हैं। यहाँ पे तमाम सारे मेला लगते रहते हैं इस तरह की, संडे मार्केट या वीकडेज़ में भी मार्केट्स वगैरह लगती रहती हैं। तो यहाँ काउंसिल जो है तो इनको ये जगह प्रोवाइड करती है, प्लस उसके लिए वो चार्ज भी करती है। और लोकल लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं ऐसी जगहों में आना, क्योंकि एक तरह से लोग आपस में मिलते हैं, नज़दीकी लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं और बिज़नेस भी लोकल लोगों का होता है। तो अगर आपको रियल ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट, फ्लेवर या कल्चर को समझना है तो जहाँ कहीं भी ऐसी मार्केट हो वहाँ आप ज़रूर जाइए। और ऐसी जगहों में आपको खाने पीने का भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। देखिए टर्किश स्ट्रीट फूड है यहाँ पर, और भी कंट्रीज़ का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक माइग्रेंट कंट्री है, तो और भी कंट्रीज़ का आपको इस तरह का खाने पीने का मिलेगा। ये कुछ कॉर्न का है, देखो ये यहाँ पर इनके पास कैश इज़ किंग। अच्छा, कैश में है। अच्छा, आजकल तो वेज भी काफ़ी कुछ मिलने लगा है, सो इनके पास में होगा मेरे ख्याल से, दिख तो रहा है ज़्यादातर कुछ वेज ही दिख रहा है। एंड ये यहाँ पर देखिए फ्लेवर्ड ये है, हनी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ पता नहीं मुझे अभी तक कि मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये देखिए सामने हनी रखा हुआ है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हनी लेकर के जाना चाहते हैं, लेके जा सकते हैं। ये कैंडल्स हैं, देखो हो सकता है इनकी होममेड हो। सो दीज कैंडल्स आर होममेड और होममेड। ओह वाओ, फ्रेगरेंस। या मैंने अभी इसको फ्रेगरेंस ली, काफ़ी अच्छी है। तो ये इस तरह की अगर आपको यूनिक चीज़ें देख। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? ओके, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एंड शी इज़ वेरी नाइस लेडी। एंड यहाँ पे इनका फूड का है, मशरूम का है, यहाँ पे कुछ अमेजिंग। हम तो जाते रहते हैं कई बार संडे मार्केट में, तो इस तरह के शॉप्स वहाँ भी होती हैं। और ये देखो बैगन वगैरह, लहसुन वगैरह है, सारा कुछ जो है तो लोकल है। और ये $10 का। अच्छा भाई, चेरीज़ जो हैं काफ़ी महंगी हैं, $30 केजी हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल जाएगी। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको मतलब शॉपिंग सेंटर के बजाय यहाँ पे सस्ती मिल जाए, पर ज़्यादातर प्राइस वगैरह तो सिमिलर ही होते हैं। बस यही है कि फ्रेश होते हैं, किसानों से आप डायरेक्ट ख़रीद रहे होते हैं, तो एक ये अच्छी बात है। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आपको कभी भी ट्राई करना है तो ऐसी मार्केट में आइए, चूँकि मुझे हो रही है देर। ये है खूबसूरत हमारा पैरामाटा स्क्वायर, और ये अभी पूरी सब बिल्डिंगें बनी हैं 2-3 साल में। और ये जो आपको सामने दिख रही है, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 3 माले की है लाइब्रेरी। तो मैं कई बार जा चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया था यहाँ पर, अंशिका को उसकी टीचर ने बोला था कि आप ईयर 7, क्योंकि अंशिका भी ईयर 6 में है, तो ईयर 7 की सिलेबस की बुक्स वगैरह होंगी, तो आप उनको कुछ ले करके जो है ट्राई करवाइए। इस तरह से देखो जेंटलमैन लोग हैं, अपना म्यूजिक वगैरह का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, इधर राइट हैंड साइड में आगे भी। तो लोग आते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, चूँकि आसपास ऑफिसेज बहुत हो गए हैं यहाँ पर पैरामाटा में, तो लंच के टाइम में लोग इस तरह से नीचे उतरते हैं। अभी चूँकि बसंत ऋतु जैसे अपने होती है, उस तरह का थोड़ा सा मौसम है कि हल्की सी ठंडी भी है, तो धूप अच्छी लगती है। बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मैं चल रहा हूँ ऊपर, अगर अब दिखाई दे रहा हो आपको, लुक, ये मैं हूँ। मेरा कितना पेट था, मेरा वज़न कितना था देखो। अभी मैंने 2-3 महीने में, 2-3 नहीं तो अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 4-5 महीने हो गए, मैंने करीबन 23-24 किलो अपना वज़न कम किया है। हो सकता है कहो 25 किलो भी हो। और मैंने उसके लिए कुछ बहुत ख़ास नहीं किया है, बस थोड़ा सा वॉकिंग, जॉगिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज, और हाँ, खाने पे बहुत काम किया है। खाने पे काम तो ये किया है भाई, मैं 24 आवर्स में केवल 1 मील लेता हूँ। हाँ, लेकिन उस 1 मील में मैं कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है। पूड़ी सब्जी वो भी खाऊंगा, दाल चावल वो भी खाऊंगा। वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन में जो कुछ भी अच्छे से अच्छा मिल सकता है, जितना भी उसमें क्या फ़ैट हो, कुछ भी हो, आई ईट एवरीथिंग। उसमें मैं फिर संकोच नहीं करता, पेट भर के अच्छे से खाता हूँ। ये भी नहीं कि मेरे को 2 रोटी खानी है, वैसे तो मैं रोटियाँ 2 ही खाता हूँ। आप पूड़ी वगैरह जब बनती हैं तो फिर थोड़ा सा काउंट करता ही नहीं हूँ। तो यस, ये है खूबसूरत सा पैरामाटा। कभी आप आइए घूमने, आपको अच्छा लगेगा। तो मित्रों, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम, अवश्य बताइएगा। और अगर ये जो जिस वीज़ा के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर इस वीज़ा से रिलेटेड आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया हुआ है या देने की सोच रहे हैं, या आप इनके ऑक्यूपेशन लिस्ट में मैच करते हैं, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, जो कुछ भी हो, आप अपने विचार मेरे साथ में शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अंदर ही अंदर जो है, यहाँ पर था स्टेशन, रेलवे स्टेशन पैरामाटा, और मैं यहाँ से साइड से निकल आया। यहाँ पर पता है आपको, ऊपर बड़े बड़े टावर होते हैं, नीचे रेलवे स्टेशन होते हैं, ट्रेनें जा रही होती हैं, रोड्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये हर जगह को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ये देखिए पैरामाटा स्टेशन। Take care and hello everyone. As all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.